नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 11th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रिवीजन वीडियो शुरू करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो। आई होप ये हमारा आखिरी वीडियो भी रहेगा, वरना 2 वीडियोस में हमारा ये पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सो हमारा जो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, ताकि हर एक एलिमेंट को स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, अदरवाइज इट इज, हमारे पीरियोडिक टेबल में करंटली कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है। तो राइट नाउ आवर पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीट, फॉर द मोमेंट इट इज कंप्लीट। ठीक है, सो अगर हमारे पास एक पीरियोडिक क्या बोलते हैं टेबल है, तो इससे हमें क्या आसानी रहेगी? इट विल बी इजी फॉर अस टू ग्रुप ऑल दीज एलिमेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स में डाल दो, और उनके बाद अगर एक एलिमेंट का हम लोग स्टडी कर लेते हैं, इफ वी नो द प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल अल्काइली मेटल्स, जिनको हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स कहते हैं, अल्काइली मेटल्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इट इज लाइक स्टडीइंग द होल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के बारे में पढ़ने के बराबर है। ठीक है, because they all have the same valencies, they all have their same electronic configuration. So the reason why हम लोग periodic table बनाए for in the first place was to group all the elements together so that we could study them as a whole, एक पूरा का पूरा complete study कर पाए। ठीक है, so हमारा जो periodic classification है बहुत like it's not something new, बहुत पहले से चलता आ रहा है। We always have had the keen sense of categorizing everything that is around us. हर चीज को एक झुंड में कैटेगराइज करने का हमारा एक जो हैबिट है वो बहुत पहले से आया है। इट्स नॉट समथिंग न्यू। सो नीड फॉर क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की जो नीड थी वो किसके कारण थी वो मैंने बता दिया है, ताकि हमारा जो एलिमेंट्स का जो स्टडीज होता है वो जल्दी से जल्दी आसान हो जाए। नाउ जेनेसिस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हमारे जो क्या बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पहले कोई टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं था। और सारे के सारे चीजों को एक ही टेबल के अंदर फिक्स होना है, ये आइडिया पहले से ही नहीं आया था। पहले तो सभी के सभी एलिमेंट्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सिमिलर थी, उनको ग्रुप किया जा रहा था। ठीक है, एंड वन थिंग दैट वी हैव टू मेक श्योर इज दैट जब पहले के टेबल्स बनते थे तब क्या होता था, वी थॉट दैट द एटम वाज इनडिविजिबल। ठीक है, वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। ठीक है, हम लोगों को पहले लगता था, ठीक है, हमारे जो क्या बोलते हैं प्रीवियस साइंटिस्ट जितने भी थे, ठीक है, उन सब लोगों को लगता था कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, और इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या है? एटम के पास सिर्फ और सिर्फ उसका मास बचा, एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था तुम्हारा। ठीक है, सो जब तुम्हारा पहला क्लासिफिकेशन शुरू होता है, when the actual first classification starts, people start grouping them on the basis of their atomic mass. ठीक है, सो डोबरनियर ट्राइड्स क्या कहता है? डोबरनियर ट्राइड्स मींस व्हाट? सबसे पहले तो ट्राइड्स मींस अ ग्रुप ऑफ 3। डोबरनियर ने क्या किया, उसने देखा कि अगर वो थोड़े थोड़े एलिमेंट्स को ग्रुप कर दे, ठीक है, तीन तीन के ग्रुप में डाल दे और उनको अरेंज कर दे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो पहला और तीसरा एलिमेंट का जो मास है उसका मीन मास जो है तुम्हारा बीच वाले एलिमेंट का होगा। That is, he arranged them according to their properties, arranged them in increasing order of their atomic mass, और पहले और तीसरे का जब उसने ये मीन निकाला तब उसको बीच वाले का तुम्हारा मास मिल गया। ये है एक न्यूमेरिकल जो आ सकता है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, एक्स दिया रहेगा, वाई दिया रहेगा, ठीक है, हाँ, कैलकुलेट जेड पूछा जाएगा। एक्स वाई जेड आर द 3 एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द डोबेनियस ट्राइड्स। एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, एक अननोन की वैल्यू तुमसे पूछेंगे। ठीक है, उसका मास निकालो बोलेंगे तो तुम क्या कर सकते हो? यू कैन ऑलवेज डू द मीन, मीन करके तुम निकाल सकते हो। यू नो दैट, क्या तुमको पता है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। सो यहां पे जैसे अगर तुम्हें दे रखा हुआ है एक्स का मास दे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड आर 3 ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द डोबेनियस ट्राइड्स, और तुमसे पूछा जा रहा है कि जेड का मास क्या हो जाएगा।
हमें पता है कि x प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू वाई होता है. सो x प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई के बराबर हो गया. ठीक है, x प्लस जेड इज इक्वल टू टू वाई, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू वाई माइनस एक्स. एज सिंपल एज दैट. एक नंबर तुम्हारे हाथ में आ गया. ठीक है, लिमिटेशंस क्या था, ये सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए काम नहीं हो रहा था. ठीक है, डोबर्नियर ने कितने ट्राइड्स बनाए थे जो तुम लोगों को याद करना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, तो ये तीन अलग अलग ग्रुपिंग्स उसने किए थे. ठीक है, और इन तीनों ग्रुपिंग्स को तुम याद कर लेना. ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. नाउ डे शैंट्रूटोस क्लासिफिकेशन. इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, CHANCOU और दे शंक. ओके, जो भी हो. ठीक है, ABE ने क्या किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट. सो उसने क्या किया, arranged the elements in increasing order of the atomic weight and developed a cylindrical table of elements to show the periodic recurrence of properties. In this table, the elements having similar properties were placed vertically placed in a vertical line from the center of the spiral. Thus, this table was also known as the telluric screw. ठीक है, so यहाँ पे क्या हो रहा था, तुम्हें लिटरली ऐसे करके तुम्हारा सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे एक सिलेंडर के अंदर अरेंज किए गए थे इन अ हेलिकल स्पाइरल. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ टेल्यूरिक स्क्रू. स्क्रू का जो थ्रेड होता है इट्स इन द शेप ऑफ अ हेलिक्स. ये पता है तुम लोगों को, इसलिए तुम्हारा स्क्रू जब तुम टाइटन करते हो अंदर की तरफ जाता है. तो उसने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक हेलिकल पाथवे में मेजर डाल दिया. उसने क्या, उसको क्या देखने को मिल रहा था, he was able to see that ये जो एलिमेंट है it was showing similar properties with ये वाला एलिमेंट. ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है it was showing similar properties with ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट. तो वर्टिकली नीचे जो तुम्हारे एलिमेंट्स हुआ करते थे उनके साथ एलिमेंट जो तुम्हारे प्रॉपर्टीज जो थे they were being similar. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशंस क्या था, द क्लासिफिकेशन फेल्ड टू रिसीव मच अटेंशन. उतना ज्यादा तुम्हारा ये नहीं था. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा आता है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यहां पे न्यूलैंड ने पहली बार बताया कि आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैव गॉन थ्रू, तुम्हारी प्रॉपर्टीज रीअकर कर रही है, अपने आप को रिप्राइज कर रही है. ठीक है, जैसे दो रे मी फा सो ला वी डो, दैट इज सा रे ग म पा धा नी सा. तो इन सब में एवरी सिंगल टाइम तुम्हारा 8th एलिमेंट जो होता है, 8th element was sharing the properties with the first element. The second element was sharing the properties with the 9th element. तो बीच में जो 8वां element हो रहा था, it was showing similar properties. ठीक है, this generalization was named as the Newland's law of octaves. ठीक है, this law was a great discovery क्योंकि reoccurrence हो रहा था, properties were reoccurring after fixed intervals, after fixed number of elements, properties बाहर निकल के आ रही थी. और ये पहली बार था किसी ने एक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स को बना के रखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर. ठीक है, तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तुम्हारे आर अ फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहां से निकल के आता है. ठीक है, मोर ओवर इट रिवील्ड दैट पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट. अगला लिमिटेशंस क्या क्या थी, कैल्शियम तक ठीक था, कैल्शियम के बाद बिल्कुल ये तुम्हारा टेबल पूरी की पूरी तरह से यूजलेस बन जाता है. दिस लॉ फेल्ड व्हेन applied to heavier elements beyond calcium. Further, after the discovery of noble gases, it was the 9th element that showed the resemblance of properties with the name. तो instead of Newland's law of octaves, Newland's law of nonaves हो जाता तुम्हारा. ठीक है, 9th element. The reason why people could not discover the noble gases was because they did not react with anything. अगर कोई चीज रिएक्ट नहीं करेगी तो हम लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता ही नहीं है सोचेंगे हम लोग. ठीक है, नो स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर मिसिंग एलिमेंट्स एट द टाइम.
उस समय भी लोगों को लगता था कि जो एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किया है वही सब कुछ है, वही सत्य है, और उसके बाद वो लोग क्या करते थे, उन्होंने बाकी के लिए किसी के लिए भी गैप्स नहीं छोड़ा। हु स्टार्टेड लीविंग गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। ठीक है, अगला लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन और मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन जो है तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम है। लूथर मेयर और मेंडलीव दोनों ने क्या किया था, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम पीरियोडिक टेबल, ऑलमोस्ट सेम पीरियोडिक टेबल, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में उन्होंने ये किया था। मगर लूथर मेयर जो था, ही डिड नॉट पब्लिश हिज डिस्कवरी, उसने उसकी डिस्कवरी जो थी बाद में पब्लिश की थी मेंडलीव से, देयरफॉर मेंडलीव को क्रेडिट मिला, लूथर मेयर को क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, सो द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and German chemist Lothar Meyer. Lothar Meyer, after studying the physical properties of elements, proposed that please definitions को याद करके जाना। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या होता है, व्हाट इज द लॉ? लॉ को उसी प्रकार से स्टेट करना आना चाहिए। एटलीस्ट ए एंड द शिफ्ट हो सकता है, मगर जो की वर्ड्स है, की वर्ड्स तुम लोगों को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, when elements are arranged in the increasing order of atomic weight, similarities in physical and chemical properties appear at regular intervals. हर एक regular interval में तुम्हारे जो properties है, एक क्या बोलते हैं, एक recurring guest की तरह वो सारे के सारे properties बार बार वापस शो हो रहे थे। ठीक है, इसको बोलते क्या है? When elements are arranged in increasing order of their atomic weight, atomic mass या फिर atomic weight, similarity in physical and chemical properties, similarity in physical and chemical properties appear at regular intervals. एक रेगुलर इंटरवल में तुम्हारे प्रॉपर्टीज रिपीट होते जा रहे थे। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स एंड आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। उसने क्या बोला? द एटॉमिक वेट, the physical and chemical properties of an element is a function of its atomic weight. Now, periodic function of its atomic weight. Lothar Meyer also plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point, etc. with atomic weight and observed periodic repetitions in their properties. He had developed a table of elements that closely resembled the modern periodic table. However, his work was not published until इसने किया, मेंडलीव ने कर दिया, लेट हो गया, ही वाज लेट। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या क्या थी इसकी? इट डिड नॉट कंसीडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मेंडलीव ने ये भी किया था, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज को उसने ऑब्जर्व किया था। यहां पे ये क्या बोल रहा है, लूथर मेयर बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, हाँ, स्टेट, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं? फिजिकल पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। लूथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था बहुत ज्यादा। So he had developed a table of elements that closely resembled the modern periodic table. However, his work was not published until after the work of Mendeleev. It was incomplete when compared to Mendelev's periodic table. ये दोनों के दोनों तुम्हारे limitations निकल के आते हैं। So what did Lothar Meyer consider? Lothar Meyer only considered physical properties. Mendeleev ने both physical और chemical properties दोनों consider किया था। ठीक है, the Russian chemist Dmitry Mendeleev proposed that when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, elements having similar properties reoccur at regular intervals. On the basis of this, he gave a law called the Mendeleev's periodic law. When Daubernier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. It stated, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic weight. This is the law. ये है तुम्हारा लॉ। इस लॉ को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये एक नंबर का लिखने के लिए आ सकता है तुम लोगों को। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। The repetition of properties of elements after certain regular intervals is known as the periodicity of properties. इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? We call it the periodicity of properties. So, Lothar Meyer, physical properties. Mendeleev, physical as well as chemical properties. So, the physical and chemical properties are of an element are a periodic function of its atomic weight या फिर atomic mass. ठीक है,
अगला, among chemical properties, Mendeleev considered mainly the properties of compounds of elements with oxygen and hydrogen. Oxygen और hydrogen को चुनने का कारण क्या था? Why was he more interested in seeing how these elements formed compounds with oxygen and hydrogen? Because almost every single element reacts with oxygen and hydrogen. ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स तुम्हारे ऑलमोस्ट सभी के सभी एलिमेंट्स बनाते हैं, इसलिए उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही चुना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुनने का रीजन ये था। आगे बढ़ते हैं। Reasons for selection of these compounds on the basis of classification are the high reactivity of hydrogen and oxygen and formation of a large number of compounds by these elements. समझ में आ गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ किसी ना किसी तरह से तो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो लोग रिएक्ट करते हैं जिसके कारण हमारे पास एक बेसिस निकल के आता है। वी हैव अ बेसिस टू सी हाउ दीस रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। किस तरह से कितने तुम्हारे एटम्स की जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए, या फिर कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तुम्हारा कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, इन सबके बेसिस पे उसने क्या कैलकुलेट किया? हाँ, ही कैलकुलेटेड देयर बैलेंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ Mendeleev arranged the elements then known in increasing order of their atomic weight and generated a table called the periodic table. At some places of the periodic table, he had ignored the increasing order of atomic weight because he realized that some elements did not fit with the scheme of classification if the order of the atomic weight was strictly followed. इसका मतलब क्या है? वो जानबूझ के उसने क्या किया? उसने even though there were some elements जिनका weight ज्यादा था, उनको उसने आगे रखा, और जिनका वेट कम था उसको उसने बाद में रखा। फेमस एग्जांपल क्या है तुम्हारा? आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का मास क्या है? एटॉमिक वेट 40 और पोटेशियम का क्या है? 39। इवन दो आर्गन इज हेवियर देन तुम्हारा पोटेशियम, आर्गन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। ठीक है, नाउ हमें अब पता है कि व्हाट इज द रीजन एक्चुअली बिहाइंड इट, बिकॉज ऑफ एटॉमिक number of protons. So he laid more stress on similarity in properties of elements. For example, iodine with a lower atomic weight than that of tellurium was placed in a group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because of its similarity in properties. At the same time, keeping his primary aim of arranging elements in similar properties in the same group, he proposed that some of the elements were still undiscovered and has left several spaces in the gap. जैसे दो अलग अलग एलिमेंट्स कौन कौन से थे उसने जो निकाले थे? एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकन। एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकन, दैट इज इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकन करके उसने क्या किया था? अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ के रखा था, जो फ्यूचर में क्या बन के निकले? वो दे बिकेम गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने बोला यहां पे कोई एलिमेंट मिसिंग है, जाके ढूंढो। और उसके पीरियोडिक उसके बोलने के बाद when people realized that हाँ एक्चुअली ये एलिमेंट्स मिसिंग है, तो वो ढूंढने के लिए गए। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर दीज एलिमेंट्स एंड दे फाउंड गैलियम एंड जर्मेनियम। समझ में आ गया? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने इस्तेमाल किया था, ये तुम लोगों को अच्छे से लिखना है। अंडरस्टूड? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Mendeleev's periodic table. The periodic table generated by Mendeleev has the following criteria. क्या क्या है उसने? जो वर्टिकल जो तुम्हारे जो रो ये होते हैं एलिमेंट्स को जो उसने अरेंज किया था, उनको उसने क्या बोला? He called them groups. ठीक है, the vertical columns were named groups. These were represented by the Roman numerals 1 to 8. Each group is divided into subgroups A and B except for group 8, जहां पे उसने क्या रखा है? Each जहां पे which had 9 elements arranged in 3 rows as triads. ठीक है, तो हर एक ग्रुप के अंदर A और B, A और B, A और B करके उसने सेपरेट करके रखा हुआ था, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 8 जहां पे क्या हो रहा था? जहां पे तीन तीन एलिमेंट्स। ओवरऑल ग्रुप 8 के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे। ठीक है, और उसमें उसने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया इसने? एक हो गया ग्रुप्स, दूसरा क्या था? इन द टेबल देयर वर 6 हॉरिजॉन्टल रोज नेम्ड पीरियड्स। हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम लोगों ने इंस्पिरेशन लेके ही किया है यहाँ पे।
ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी द वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, द हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स। तो ये मेंडलीव के टेबल्स की से ही शुरुआत हो गया था हमारा ग्रुप्स और पीरियड्स का स्टोरी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ लिमिटेशंस क्या क्या थे? सम लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हो गया ना, इतना ही था ना, हाँ। सम लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर एज फॉलोस। सबसे पहला क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इट इज सच अ स्ट्रेंज फिनोमेनन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हमारा सेम प्रॉब्लम निकल के आता है। और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में प्रॉब्लम क्या था? ही कुड नॉट नो, क्योंकि तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्राइड भी बना रहा था मेटल के साथ, और तुम्हारे नॉन मेटल के साथ तुम्हारा हाइड्रोजन कैटायन भी बना रहा था। इट वाज फॉर्मिंग अ कैटायन एज वेल एज एन अनायन। दोनों के दोनों तुम्हारे बन के निकल रहे थे। तो बेसिकली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसे ग्रुप 1 में डाले या फिर क्या इसे ग्रुप 7 में डाले। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 7 में लोगों को 7 था ना, हाँ देखो 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये ग्रुप 7 में ही तो है तुम्हारा। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली क्या ग्रुप 1 में डालेंगे क्या ग्रुप 7 में डालेंगे, ये कंफ्यूजन होता था। फिर क्या निकला हमारा? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है? आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। उस समय तो एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 मेंडलीव के हिसाब से 3 अलग अलग एलिमेंट्स है। According to Mendeleev, carbon 12, 13 and 14, hydrogen 1, 2 and 3, sorry 1 है ना, 1 2 3 तो हुआ, हाँ, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। फिर उसके बाद तुम्हारा क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ऑल ऑफ दीस आर डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स को कहां पे रखें? ठीक है, अगर तुम्हारे पास एटॉमिक मास देख रहे हो तो आइसोटोप्स ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो इन सबको क्या करना चाहिए? अलग 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 पीरियोडिक ग्रुप पे रखना चाहिए। यहां पे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकल के आ रहा था। ठीक है, दिस वाज अनदर कंफ्यूजन दैट वाज बीइंग फेस्ड बाय मेंडलीव। ठीक है, अगला यहां पे anomalous pairing of elements. Periodic law of Mendeleev was not strictly followed. Position of lanthanides and actinides had been assigned a single place in the table despite having different atomic weights. Lanthanides और actinides को जिस तरह से हम लोग अलग से रो में डाल के रखते हैं, उसने क्या किया? सबको एक ही जगह पे प्लेस कर दिया उसने। Anomalies in the 8th group, each except osmium. No other element of this group shows the group valency. ग्रुप की वैलेंसी कोई और शो नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मियम कर रहा था। ओनली ऑस्मियम वाज एबल टू डू दैट। और डायगोनल रिलेशनशिप करके कोई चीज थी ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का आखिरी टॉपिक होता है, याद है तो। व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप? याद है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो तो तुम्हारा ट्रेंड है। व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप? तुम्हें पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट डे पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किसने किया? हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोसली। ठीक है, हेनरी मोसली ने इसे डिस्कवर किया था। द इंग्लिश फिजिसिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट by bombarding high speed electrons on 38 different elements starting from aluminum and ending with gold in vacuum। और हम सबको पता है जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेस हमारे मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो क्या बाहर निकल के आता है? एक्सरेज बाहर निकल के आते हैं। और इन एक्सरेज को जब उसने ऑब्जर्व किया, he observed that the square root of the frequency of the X-rays emitted by a metal is proportional to the atomic number and not the atomic weight. Atomic number पे ज्यादा मायने रखता है, atomic weight पे ज्यादा मायने नहीं रखता। So उसने क्या बोला? उसने बोला that when he plotted the root of frequency and the atomic number, उसको क्या मिल रहा था? एक straight line मिल रहा था। इसका मतलब क्या है? Atomic number was directly proportional to the square root of frequency। ठीक है, एटॉमिक नंबर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हेनरी मोसली को एक आइडिया आया, उसने बोला इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एटॉमिक मास का इस्तेमाल करने के बजाय अगर हम लोग एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करें, सो वुड इट नॉट बी अ बेटर पीरियोडिक टेबल? तो उसने वही किया।
Thus the physical and chemical properties, उसने modern periodic table का law खड़ा किया. The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number or number of protons. ठीक है. The elements having similar properties are repeated after certain intervals. हर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद तुम्हारा क्या होने लगा, तुम्हारे प्रॉपर्टीज जो थे रिपीट होने लगे. The periodic law revealed important analogies among the 94 naturally occurring elements. Neptunium and plutonium like Neptunium and plutonium like actinium and proactinium are also found in pitch blende of an ore of uranium. तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे, जितने भी 97 एलिमेंट्स थे जो नेचुरली ऑकरिंग थे. यहाँ पे एक और एमसीक्यू आ सकता है तुम्हारा, हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर देयर इन नेचर. नेचुरली ऑकरिंग का मतलब है नॉट मैन मेड. ठीक है, मैन मेड ना होना. ठीक है. सो अगला ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है. सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हमारी लेफ्ट साइड में हमारे अल्कैली मेटल से राइट साइड में नोबल गैसेस तक जाती है. ठीक है. हमारा पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, द एस ब्लॉक, द पी ब्लॉक, द डी ब्लॉक एंड द एफ ब्लॉक. चलो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं. तो क्या क्या फीचर्स है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच में नीचे की तरफ तुम्हारा जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को नीचे की तरफ क्यों रखा हुआ है. इट इज नॉट क्या बोलते हैं, इट इज प्योरली बेस्ड बाय डिजाइन. ठीक है. अगर हम लोग हमारा पीरियोडिक टेबल में यहीं पे हमारे एफ ब्लॉक को लगा दे, जहां पे देखो इस इलाके में यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा, ये जो गैप दिख रहा है ना तुम लोगों को, दिस गैप, इस गैप के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा ये टेबल घुसना चाहिए. मगर अगर ये ऐसा घुसेगा तो क्या होगा, दिस विल बिकम वेरी वेरी लॉन्ग. ठीक है. इट वॉज ओनली फॉर डिजाइन सिंप्लीफिकेशन. एक ही पेज के अंदर बिना सर घुमाए ऐसे अगर तुम्हें वर्टिकली देखना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा एफ ब्लॉक को बाहर दूर रखना पड़ेगा. ठीक है. सो द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, several periodic tables have been proposed from time to time. Some were based on chemical reactions and valence electrons, while the others were focused on the electronic configuration of elements. The most convenient and widely used among them is called the long form periodic table. ठीक है. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, दिस इज नोन एज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या फिर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है इसे. ठीक है. अगला इसके फीचर्स क्या क्या है. द टेबल is based on the electronic configuration of elements and it is also known as the Bohr's periodic table. क्यों इसे Bohr's periodic table बोला जाता है? What is the reason for it? हाँ, सो Bohr's table इसलिए बोला जाता है कि जिस तरह से हमारे पास हमारे शेल्स होते हैं, बोर ने शेल्स का कॉन्सेप्ट लेके आया था, स्टेशनरी स्टेट या फिर शेल्स का कॉन्सेप्ट लेके आया था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा तुम्हारा वर्क करने लगा. आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके गिर रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके तुम्हारा एड अप हो रहा है. अगर एस पे जा रहा है तो एस ब्लॉक, पी पे जा रहा है तो पी ब्लॉक, डी पे जा रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया और एफ पे जा रहा है तो तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट बन जा रहा था. ठीक है. इसमें किसी को डाउट है? हाँ, ये बोर्स टेबल क्यों बोला जाता है इसे? एज इट फॉलोज द बोर्स स्कीम ऑफ अरेंजिंग वेरियस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड रखने में जो इस्तेमाल होता है ना, अलग अलग शेल्स में हम लोग रखते हैं उनको. उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है. In this table, there are 18 vertical columns called the groups or families. These groups are numbered from 1 to 18 according to the IUPAC system. Now, replacing the old तुम्हारा 1A, 1B, 2A Roman numerals और ये जो A और B जो था वो आउटडेटेड हो चुका था. उन्होंने हम लोगों ने क्या किया, 1 से लेके 18 तक सारे के सारे ग्रुप के नंबरिंग कर दिए, 1 से लेके 18 तक. ठीक है. Each group or family consists of a number of electrons with the same electronic configuration. सबके पास same electronic configuration होना चाहिए. What does that mean? जैसे for example तुम्हारे पास लिथियम का क्या है, हाँ, 1s2 2s1. ठीक है. ns2 n+1 s1. ठीक है. n-1 s2 या फिर तुम्हारा
NS1। उसी तरह से तुम्हारे पास 1s2 2s1, फिर उसके बाद तुम्हारा 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s1। आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होना चाहिए, S1 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 S1। दैट इज ये सभी के सभी तुम्हारे क्या है, तुम्हारे अल्काइली मेटल्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बन जाते हैं। ऑल ऑफ दीज आर बिकमिंग तुम्हारे अल्काइली मेटल्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला क्या है यहाँ पे, द एलिमेंट्स of 1, 2 and 13 to 17 are known as the main group या फिर टिपिकल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बहुत सारे जगह यूज हुआ है ये, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दैट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। फ्रॉम 3 to 12 दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है? व्हाई डू वी कॉल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 3 से लेके ग्रुप तुम्हारा 12 तक, व्हाई डू वी कॉल देम ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्या ट्रांजिशन हो रहा है? मेटल्स टू नॉन मेटल्स, मेटालिक कैरेक्टर घटती जा रही है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम अ ट्रांजिशन। लेफ्ट से राइट की तरफ जाते वक्त मेटालिक प्रॉपर्टी तुम्हारी धीरे 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 ट्रांजिशन होके नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की तरफ जा रही है। नाउ अगला क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 58 to 71 are called the lanthanides and elements from 90 to 103 are called actinides। प्लीज इस नंबर को याद कर लेना, 58 से लेके 71, 90 से लेके 103, lanthanides और actinides। lanthanides और actinides की रेंज कहां से कहां तक होती है तुमसे पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी सिंपल। अगर तुम्हारा पहला नंबर भी याद होगा ना, बस उसमें 14 ऐड कर देना है तुम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, वहां से शुरुआत होती है। वाई डू वी, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स क्यों कहा जाता है पता है उन्हें? हाँ, क्योंकि लैंथेनॉइड्स दे फॉलो लैंथेनियम, एक्टिनॉइड्स दे फॉलो एक्टिनियम। देखो यहाँ पे, लैंथेनॉइड्स दे फॉलो द लैंथेनियम, एक्टिनॉइड्स दे फॉलो एक्टिनियम। इसलिए क्या होता है, इसलिए लैंथेनाइड्स, लैंथेनियम एंड एक्टिनियम आर नॉट पार्ट ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है इन लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। The periodic table has several horizontal rows called periods। ठीक है, और इन सब का नाम नंबरिंग कहां से होता है, 1 2 3 4 5 6 7। लकीली फॉर अस 7 तक ही हमारा गया है। हमारा पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली फिल्ड फॉर नाउ। और तुम लोग को याद रहेगा मैंने क्या बोला था, द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी डिस्कवर्ड विल बी द गेम चेंजर, क्योंकि इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द 8th पीरियड। इट विल बी अ ह्यूज गेम चेंजर। आगे बढ़ते हैं। This periodic table has several horizontal rows called periods। The period number represents the, कौन सा, क्या represent करता है periodic number? The principal quantum number। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s2, 1s2 में 1 तुम्हारा क्या है, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n भी बोलते हैं। सो हमारा पहले शेल से 7वें शेल तक, पहले शेल से 7वें शेल तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन सब लोगों को हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके रखा हुआ है। अगला, नाउ देयर आर 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट्स इन द सेकंड, 8 एलिमेंट्स इन द थर्ड, 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ, 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ, 32 एलिमेंट्स इन द 32 elements respectively in the subsequent period। Although the 7th period is incomplete, but its maximum tendency is to have 32 elements on the basis of the quantum number। 32 का नंबर कहां से मिल रहा है, s के 2, p के 6, कितना हो गया 8, d के 10 18 प्लस f के 14। दैट इज ओवरऑल तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, 32 एलिमेंट्स पहुंच गए तुम्हारे पास। इस तरह से पूरा का पूरा रो को, ये सब कुछ याद करके रखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर तुम लोगों को पता है s का 2, फिर उसके बाद p के 6, फिर उसके बाद d के 10 और f के 14। f का 14 क्यों बोलते हैं हम लोग,
Because F subshell has how many orbitals? 7 orbitals. Therefore, it will have how many electrons? 14 इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए 14 तुम्हारे ग्रुप्स निकल के आते हैं तुम्हारे किसके अंदर? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक के अंदर. आगे, now the first period is known as the shortest period and the second is short. फिर उसके बाद तुम्हारा third and short, fourth and fifth are long and the sixth is the longest period that is available to us. First तुम्हारा shortest है, second और third short है, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग है और सिक्स तुम्हारा लॉन्गेस्ट है. सेवेंथ स्टिल इनकम्प्लीट. सेवेंथ जो है तुम्हारा अभी भी इनकम्प्लीट है. दस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड इज नोन एज द अल्काली मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड द लास्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द नोबल गैस. अल्काली मेटल से शुरुआत होती है और नोबल गैस में जाके हमारी खत्म हो जाती है. यहां तक किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं. Merits of long form periodic table. This table is based on the atomic number, which is the basic foundation of atoms, and hence it is found helpful. See, basically तुम्हारे number of neutrons जो है दो एटम्स के बीच में सेम हो सकते हैं. दो डिफरेंट एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम सेम कर सकते हो. नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कार्बन को कार्बन कब बोला जाता है? जब एक एलिमेंट के पास कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे? 6 प्रोटॉन्स वाले एलिमेंट को कार्बन बोला जाता है. ठीक है. 8 प्रोटॉन वाले एलिमेंट को नियॉन बोला जाता है. दैट इज फिक्स्ड. समझ में आ गया? सो क्या क्या एडवांटेजेस थे इसके कारण? आइसोटोप में जो तुम्हारा मेंडलीव सर पे क्या बोलते हैं हाथ रख के बैठा हुआ था, तो वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया. Because all the isotopes have what? They have the same atomic number. And because Henry Moseley ने सारे के सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर डाल के रखा है, तो क्या हुआ? आइसोटोप्स, सारे के सारे आइसोटोप्स का पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में होता है. सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह में तुम्हारा सारे के सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं. दैट इज कार्बन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसी के अंदर कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है, विच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. समझ में आ गया? आरब समझ में आ गया? स्पष्ट श्रेय? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ मेरिट्स और क्या क्या है तुम्हारे पास? दिस टेबल रिमूव द एनोमलीज एंड ऑफ इन्वर्जन दैट एग्जिस्ट इन मैंडल्स पीरियोडिक टेबल. पोटेशियम with an atomic number of 19 is placed after argon with an atomic number of 18. Similarly, cobalt with an atomic number of 27 is placed before nickel with an atomic number of 28. Sorry. In this table, some position is allotted to each isotope. Same position is allotted to each isotope. ये भी हो गया था हमारा. Other anomalies of Mendeleev's periodic table, like grouping of dissimilar elements together with similar elements separately, has been removed by this table. तो मेंडलीव के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थी वो बहुत सारे रिजॉल्व भी हो गए. Now, it also explained the basis of periodicity of properties based on electronic configuration. ठीक है. हम लोगों ने क्या बोला? अगर दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, सेम की बात नहीं कर रहा मैं, सिमिलर है. इफ two elements have similar electronic configuration in their outermost shell, then these two elements have the same chemical and similar chemical and physical properties. ठीक है. It provides an entryway to remember all the elements and these properties and their properties by just knowing their atomic number of elements. समझ में आ गया? सो सारे के सारे एलिमेंट्स को याद करके रखना, सारे के सारे एलिमेंट्स पे स्टडी करना, ये सारा का सारा हमारा आसान कब हो गया? इट बिकेम ईजियर जब हम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल बना दिया. ओके, डिफेक्ट्स क्या क्या थे पीरियोडिक टेबल में? अगेन सबसे पहला डिफेक्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन. ठीक है. सो इन द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर. क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि वो +1 तुम्हारी वैलेंसी भी रख सकता है, -1 वैलेंसी भी रख सकता है. ठीक है. इन दिस पीरियोडिक टेबल ऑल्सो द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, दो इट इज प्लेस्ड इन अ स्क्वायर बॉक्स जस्ट आउट अबव ग्रुप 1. ग्रुप 1 के साथ अटैच्ड नहीं होता है. ग्रुप तुम्हारे या तो बीच में होगा या तो थोड़ा बहुत गैप रहेगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1.
ठीक है, देयर वोंट बी अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. Now, अगला क्या है? Lanthanoids and actinoids have not been merged with the main form periodic table. Why? Because to keep the periodic table very very short. इसलिए हम लोगों ने क्या किया है? Lanthanoids और actinoids को हम लोगों ने periodic table में हम लोगों ने डाला ही नहीं है. We didn't even bother of doing that in the beginning. समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं. हम्म हम्म किसमें? हाँ, तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टी सेम होगी ना. जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दोनों की. सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, किस तरह से तुम्हारा डायग्राम बन रहा है. इसे बनना चाहिए था. ठीक है. हाँ, दिस वाज सपोज टू बी मेड. नहीं, रुको रुको, मैंने गलत कर दी. थोड़ा सिंपल, ज्यादा ही सिंपल बन गया. हम्म पता नहीं यार, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता. अभी भी मैंने गलती बनाया है यहाँ पे. हाँ यार, क्या हो रहा है मेरे से आज. ठीक है, ये तुम्हारा एफ हो जाता. ये थोड़ा और लंबा करने पर ये तुम्हारा डी हो जाता, ये तुम्हारा पी हो जाता, ये तो तुम्हारा एस हो जाता. दिस वुड हैव बीन तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ये तुम्हारा डी का हिस्सा है. ठीक है, दिस इज डी. नहीं समझ में आया? क्लियर है ना ये? इस तरह से तुम्हारा निकल के आता. अगला क्या है? द एलिमेंट्स विद एटॉमिक. ये तो हो गया. हाँ, तो पहले वाले सेक्शन में किसी को डाउट है? एक सेकंड रुको. चलो, नेक्स्ट टॉपिक. ओके, nomenclature, relationship between electronic configuration and the periodic table. So सबसे पहले अगर हमें पता था कि व्हाट 100 एलिमेंट्स तक हमें पता था कि हमारे नाम क्या क्या है करके हमें पता था. ठीक है, 100 के बाद अगर जब तक हमारा जो एलिमेंट बन के वो मतलब आईयूपीएसी जब तक उसे ओके नहीं दे देता, तब तक कोई ना कोई तो नाम चाहिए होगा ना उसको बुलाने के लिए. तो आईयूपीएसी ने क्या डिसाइड किया? आईयूपीएसी ने बोला कि हम एक नेमिंग मैकेनिज्म बनाने वाले हैं. ठीक है, इस नेमिंग मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा? हर एक डिजिट को हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक यूनिट या फिर एक क्या बोलते हैं, एक लेटर से उसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एक छोटे से वर्ड से उसे रिप्रेजेंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कैसे बोलेंगे हम लोग? उन, बाई, ठीक है, ट्राई, क्वाड्र, पेंट, हेक्स, सेप्ट. हेप्ट नहीं, सेप्ट. इसका भी मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था. एच एच हो जाता. सेप्ट, ऑक्ट, एन, और इसके बाद निल. ठीक है, और एंड में क्या करना पड़ता है? हमें ईएम डालना पड़ता है बस. ठीक है, सो इस तरह से हमारा आईयूपीएसी सिस्टम जो है एक नॉमेनक्लेचर का एक तरीका हमारे लिए बाहर निकाल के लाता है. ठीक है, एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर का जो तरीका है वो हमारा बाहर निकल के आता है. टू राइट द नेम कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल 108 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक के लिए उन, 0 के लिए निल, ऑक्ट, उन निल ऑक्टियम, दैट इज 108. समझ में आ गया? उसी तरह से अगर तुम्हें 120 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उन बाई निल ईएम. उन मतलब एक, बाई मतलब दो, निल मतलब 0, उन बाई निल ईएम. ठीक है, इस तरह से हम लोग हमारा नेमिंग कर सकते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ये वाला, बट यू डेफिनेटली नीड टू नो दिस वंस. इन सबको याद रखना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What would be the IUPAC name of the symbol for the element of atomic number 120 उन बाय नीलियम? ठीक है, अगला। नाउ अब अगर उन बाय नीलियम है, ये तो उसका नाम हो गया, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? हमें पता है उन बाय नीलियम होता है, तो हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर, उन का यू, बाय का बी, नील का एन। सो 100 तुम्हारा उन बाय नील ये हो जाएगा तुम्हारा 120। 120 का सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया, वर्ड फॉर्म भी हो गया। और सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लेटर को हमेशा क्या किया जाता है? कैपिटलाइज किया जाता है पहले लेटर को। अगर पहला लेटर तुम्हारा कैपिटलाइज नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे सिंबल्स है देखो, उन 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 नील उन, ठीक है, उन नील नील दैट इज 100, उन नील उन इज 101। तो हमेशा पहला लेटर शुड बी कैपिटलाइज्ड, याद रख लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ all these elements are made all these elements are man-made through artificial nuclear reactions. The new element first gets temporary name with symbol consisting of 3 letters. Later the permanent name and the symbol are given by a vote of IUPAC representatives for each country. As of now, elements with the atomic number up to 118 has been discovered. Official name of all these elements have been announced by the IUPAC ने सारे के सारे जितने भी तुम्हारे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ, रदरफोर्डियम, तुम्हारा सीबॉर्गियम, लॉरेंसियम, ये सारे के सारे IUPAC ने वोट डाले हैं। So any person who has discovered the element can name it whatever he wants. ठीक है, वो एक ये दे रखा रहता है, he cannot name something that is absurd, इसलिए वोटिंग होती है। यूजुअली क्या होता है, दिस इज क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक साइलेंट, लाइक इट्स एन अनस्पोकन रूल कि whoever discovers it, जैसे बर्कली, बर्कली क्या है पता है तुम्हें? बर्कली इज अ यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। ठीक है, बर्कली यूनिवर्सिटी, बर्कली ने क्या किया, बर्कली ने अपना एक एलिमेंट डिस्कवर किया, एक यूनिवर्सिटी ने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया, हाँ, और दे वर एबल टू कॉल इट बर्कलियम। समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स SPDF, यहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम था ना प्रिया? सो आगे देखते हैं। नाउ हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 मेन भागों में बांट के रखा है, द S ब्लॉक, द P ब्लॉक, द D ब्लॉक एंड द F ब्लॉक। S और P को क्या बोला जाता है? S और P ब्लॉक को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। Now the S block elements, the elements in which the last electron enters the S orbital, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? The S block elements। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1 to 2, NS1 to 2। ठीक है, सो यहां पे हमारा जो S ब्लॉक है उसके सबसे छोटा ब्लॉक होता है S ब्लॉक। क्यों? क्योंकि S ऑर्बिटल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे पास, और इस S ब्लॉक के अंदर जो 2 ग्रुप्स है उनका नाम क्या क्या है? अल्कैली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 होता है। इनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है? दे आर सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उनको हम लोग बहुत आसानी से आयनाइज कर सकते हैं। क्यों? उनको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, और नए शेल में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है तुम्हारे इस एटम के लिए बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, नाउ they are electropositive and metallic elements, their metallic character also increases on moving down the group। so हम लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं आगे पीछे करके तुमसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? the ability to lose an electron। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? the ability to gain an electron। मेटालिक कैरेक्टर का और दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का दूसरा नाम क्या है?
electronegativity. ठीक है, so they are very strong reducing agents. Why are they called reducing agents? Reducing agent is a person who oxidizes himself. ठीक है, is an element that oxidizes itself. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call it the reducing agent. सोडियम क्या कर सकता है? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन को किसी और को पकड़ा सकता है. We know that you can either oxidize yourself by gaining an oxygen atom, gaining an oxygen atom, losing a hydrogen atom, or losing an electron. ठीक है, gaining an oxygen atom, losing a hydrogen atom, or losing an electron. Sodium is losing an electron and it is giving to some poor fellow. ठीक है, क्लोरीन को दे रहा है, तो क्लोरीन तुम्हारा क्या बन जा रहा है? रिड्यूस कर दे रहा है, because reduction is what? Losing an oxygen atom, gaining a hydrogen atom, or gaining an electron. So because sodium has the ability to lose electrons as easily as possible, हम उसे क्या बोलते हैं? It is a very good reducing agent. समझ में आ गया? It is a good reducing agent. आगे बढ़ते हैं. Next, they show +1 oxidation state in case of alkali metals and +2 oxidation state in the case of alkaline earth metals. So पहली बात, oxidation state क्या होता है? सी पुराने जमाने में हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? बैलेंसी करके हम लोग इस्तेमाल करते थे. बट बैलेंसी इज नाउ अ वेरी ओल्डन डेट टर्म. हम लोग हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोलते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक एलिमेंट दे सकता है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोग कितना पैसा खर्च कर सकते हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट. एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च कर सकता है टू बी पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है. सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो अपना एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दे सकता है. क्या वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? उसको इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं, मगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा क्योंकि वो स्टेबल बन चुका है. अब स्टेबिलिटी को तोड़ के जब तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो तो बहुत ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इट विल बी वेरी हाई. पहली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा है नहीं. दूसरा और तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी में ही क्या होता है? तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ सोडियम, जहां पे तुम ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हो, स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हो. ठीक है, दीज आर प्रीडोमिनेटली आयनिक. व्हाई आर दे आयनिक इन नेचर? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन शेयरिंग. वो डायरेक्टली क्या करते हैं? पैसा फेंकते हैं. ठीक है, हाँ, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द मनी दे वुड रादर थ्रो अवे द मनी. ठीक है, हाँ, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफर कर देते हैं. बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन सो इजीली, दे यूजुअली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. नाउ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में अगर पी ऑर्बिटल के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाके घुस रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns2 np1 to 6. ns2 np1 to 6 के बराबर होता है. यूजुअली ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये भी तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ही हिस्सा होता है. हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? वी हैव 6 ग्रुप्स, है ना. तो तुम्हारे पास कहां से शुरू होता है तुम्हारा? हाँ, बोरॉन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, थेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है, नियॉन. ठीक है, नोबल गैसेस. तो एंड से शुरू करते हैं. आखिरी ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोबल गैस. उससे पहले हैलोजेंस, फिर उसके बाद हैलोजेंस. उनका नाम क्या है? ग्रुप का नाम. जैसे अल्काइली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या होता है? यहाँ पे ग्रुप का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. 15, 16, 17, 18. कैल्कोजेंस, निक्टोजेंस, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस. ठीक है, ये नाम तुम्हारा जानबूझ के उन्होंने लिख के रखा है. 15, 16, 17, 18 याद करके रखना. निक्टोजेंस, ठीक है, हाँ, PNICTOGENS, ये ग्रुप तुम्हारा 15 एलिमेंट है. दैट इज नाइट्रोजन को निक्टोजेंस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को कैल्कोजेंस, फिर उसके बाद ग्रुप 17 को हैलोजेंस और ग्रुप 18 को तुम्हारा नोबल गैसेस. ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है या फिर तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है. ये प्लीज याद रख लेना इसको. नाउ तुम्हारा फिर क्या क्या होता है? ये यूजुअली
पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं यूजुअली तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर तुम नॉन मेटल्स को देखना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर देख सकते हो। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स है, वो भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास थोड़े बहुत मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत नॉन मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, मगर नॉन मेटल्स अगर तुम्हें ढूंढना है तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, दे हैव क्या, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जब उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मगर यूजुअली देखा जाता है कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है फॉर नॉन मेटल्स। ठीक है, फॉर नॉन मेटल्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है दे कैन रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन दे अब्सॉर्ब और व्हेन दे टेक इन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा क्यों होती है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि शील्डिंग काम नहीं करता है। एक पूरे के पूरे पीरियड के अंदर तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है, शील्डिंग इफेक्ट काम नहीं करता। ठीक है, हाँ, तुम्हारा धीरे धीरे करके तुम्हारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा है, जिसके कारण तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जा रही है। Now, their oxidation character increases on moving from left to right along across a period, and the reducing character increases from top to bottom. Reducing character क्या होता है, basically oxidizing character, they would rather take in an electron, किसी और का इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस कर देंगे और किसी और को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। दे आर रियली गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, मगर तुम्हारा ये जो सॉरी दे आर रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तुम्हारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, आई एम सॉरी आई मिसस्पोक, तुम्हारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मगर रिड्यूसिंग नेचर जो है इनका बढ़ते जाता है एज यू मूव डाउन द ग्रुप। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, when we move down the group, why do we say that हमारा जो reducing nature है बढ़ रहा है। reducing nature किसके साथ कनेक्टेड होता है, reducing nature तुम्हारा कनेक्टेड होता है किसके साथ, मेटालिक कैरेक्टर के साथ। तो मेटालिक कैरेक्टर तुम्हारी बढ़ती जा रही है as you move down the group, therefore they become really good reducing agents as you move down the group। ऊपर तक जाते हो they become really good oxidizing agents। समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है तुम्हारे पास। ठीक है, नाउ इनको हम लोग ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, इसमें किसी को डाउट है? ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है। हाँ, जब तुम्हारा एक एटम किसी और तरह से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अपने जो वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को डाल रहा है, तब क्या देखने को मिलता है, तब एक चीज देखने को मिलती है कि तुम्हारा जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आया उसके कारण सडन स्टेबिलिटी देखने को मिली। तो सडन स्टेबिलिटी होने के कारण क्या हुआ, तुम्हारा एटम की ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी सड़क करके कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम होने के कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल। ठीक है, मगर यूजुअली नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है इट इज नेगेटिव। नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुम्हारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला the d block elements, the transition elements, the elements in which the last electron enters the d orbital is called the d block element। और d orbital के पास
5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 एलिमेंट्स हमारे डी ब्लॉक के अंदर निकल के आते हैं। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के बीच में होता है। एस पूरी की पूरी तरह से एस भी नहीं है, पूरी की पूरी तरह से तुम्हारा पी भी नहीं है। तुम्हारा धीरे धीरे लिटरली देखने को मिल रहा है, तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस दिस डी ब्लॉक। ठीक है, जब तुम्हारा ये कम और ज्यादा होते जा रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट तुम्हारा एक ट्रांजिशन हो रहा है, प्रॉपर्टीज के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर समवेयर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्या क्या होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन शो करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, n-1 d1 to 10 ns2। ठीक है, n-1 d1 to 10 ns1 to 0 to 2। कभी कभी तुम्हारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं, कभी कभी वो तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होगा 12th क्लास में, वो तुम समझोगे। ठीक है, सो n-1 d1 to 10 ns0 to 2। ठीक है, these दे आर ऑल मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक भी नॉन मेटल नहीं है, सभी के सभी तुम्हारे मेटल्स होते हैं। बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। वाई इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? सोडियम और कैल्शियम इन सब के पास तो बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट है। सोडियम पोटेशियम लिटरली दे आर द बेस्ट मेटल्स, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है, बट दीज ट्रांजिशन मेटल्स दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज इनका जो लैटिस होता है इट इज मच मोर वेल फॉर्म्ड। इनके बीच में जो तुम्हारा जो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है। दे आर लैटिस इज मतलब क्या बोलते हैं, लैटिस प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है, किस तरह से वो तुम्हारे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड है, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल फॉर देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Now they are most of them are form colored ions because of the presence of partially filled d orbital। ठीक है, हाँ, तुम्हारा जो d orbital होता है बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, except for the case of zinc, cadmium, mercury, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है, पूरा का पूरा फिल्ड d orbital होता है। यहां पे देखो, look at this, ये देख रहे हो? सो जिंक, कैडमियम, मरकुरी, इनको छोड़ के तुम्हारा बाकी सारे के सारे तुम्हारे टाइटेनियम से शुरू हो रहा है, स्कैंडियम से शुरू हो रहा है और जिंक पे जाके खत्म हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम, इट इज एंडिंग इन जिंक। तो तुम्हारा जिंक, कैडमियम और मरकुरी, इन तीनों को छोड़ के हर किसी के पास क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल है। यहां पे देखो 3d10 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 4d10 5d10, यहां पे भी तुम्हारा पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, यहां पे भी तुम्हारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, सो हम इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आने वाले हैं। तुम्हारे पास एक चैप्टर है द डी एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके अंदर एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख रहे हो 4d10, 4d10 का मतलब क्या है, लेड ने क्या किया, 4s, यूजली एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जंप करके निकल के जाता है, यहां पे दोनों के दोनों ही चले गए, इसलिए तुम्हारा ns 0 से लेके 2 तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns 0 से लेके 2 तक होता है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी तुम्हारे कभी कभी जंप करके डी के पास जा सकते हैं। ठीक है, कलर्ड क्यों होते हैं, दे आर कलर्ड बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अगला
दे जनरली एक्सिबिट वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज मतलब अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, +1 +2। तुम्हारा आयरन का क्या होता है, +2 +3। तुम्हारा इसी तरह से अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हारे शो करते हैं। ये क्यों? बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन यूज बोथ 4s और 3d। 4s और 3d दैट इज ns और n-1d दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। इसके कारण क्या होता है, इस इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सो दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं तुम्हारे, दे बेसिकली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट डू नॉट गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कंज्यूम मतलब नहीं होते, जितना तुम्हारे पास पहले कैटलिस्ट था उतना ही तुम्हारे एंड में भी रहेगा। They are used as catalysts because of their variable valencies and partially filled d orbitals. Zinc, cadmium, and mercury, because of the presence of completely filled d orbitals, do not exhibit most of the characters that are being showed by rest of the elements. ये बिल्कुल अलग ही होते हैं, इनको हम लोगों ने डी ब्लॉक में रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल के अंदर जाके घुस रहा है, इसलिए क्या होता है, इसलिए तुम्हारा जो ये जो एलिमेंट्स है इनको हम लोगों ने डी ऑर्बिटल में रखा हुआ है। ठीक है, सो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the elements in which the last electron enters in the f orbital of the anti-penultimate shell. So penultimate और anti-penultimate क्या होता है? हाँ, पेनल्टीमेट तुम्हारा सेकेंड लास्ट शेल है। जैसे 4s और 3d में 4 तुम्हारा आखिरी शेल है, 3 तुम्हारा पेनल्टीमेट शेल है। फिर एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब उससे भी पहले एक और शेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट दी एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एंटी पेनल्टीमेट शेल। नाउ दिस ब्लॉक contains two series of elements called the तुम्हारा they are also called the inner transition elements because of the filling of the inner penultimate or the anti penultimate shell by the last electron. This block consists of two series of elements called the 4f and the 5f series. ठीक है, 4f और 5f सीरीज होता है, इनका यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पे n-2 f1 to 14। ठीक है, फिर उसके बाद n-1 d 0 से लेके 1 और तुम्हारा ns क्या, ns2। ठीक है, ns2। तो अगर तुम्हारा यहाँ पे वी नो दैट हमारा 6th और 7th होता है। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। If this is 7, this will become 6 and this will become 5. तो 4f और 5f ही हम लोगों को देखने को मिलता है। 4f and the 5f series, each of which contain 14 elements. The elements of 4f series are known as the lanthanoids and the elements of the 5f series are known as the actinoids. बस प्लीज इनके कहां से लेके कहां तक ये शुरुआत कर रहे हैं वो याद कर लेना इसको। ठीक है, तुम्हारा कहां से लेके कहां तक होता है, दैट इज तुम्हारा 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103। ठीक है, आर कॉल्ड द एक्टिनॉइड्स। दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सिबिटेड बाय द ब्लॉक आर, सबसे पहला तो ये है n-2 f 1 से लेके तुम्हारा 14 तक, n-1 d 0 से लेके 1 और ns2। Thus, the outer electronic configuration for lanthanoids and actinoids are 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 and 6s2, या फिर 5f 1 to 14, 6d तुम्हारा 0 to 1 और 7s2। ये दोनों के दोनों तुम्हारे क्या है, these are your main electronic configurations। इनमें भी क्या भरा हुआ है,
मेटल्स ही भरा हुआ है, ठीक है, मेटल्स से भरा हुआ होता है। एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज ऑफ द कंपेरेबल 5f 6d एंड 7s। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा कब होते हैं? The oxidation states are higher when you have orbitals having comparable energy levels. डी ब्लॉक के अंदर तुम्हारे इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को क्यों मिल रहे थे? बिकॉज NS और N-1D जो होते हैं उनकी एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल 4s3d, 5s 4d, 6s 5d, 7s 6d, इन दोनों के बीच में यू गेट टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंस, दैट इज सेम ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डी से ही नहीं, तुम्हारा एच से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। जो मैंगनीज है, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मैंगनीज का नंबर क्या होता है तुम्हारा? 25। सो 4s2 3d5, आर्गन 18 4s2 3d5। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, पांचों के पांचों डी के इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और तो और 2 और इलेक्ट्रॉन दे सकता है एस के भी। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाता है। समझ में आ गया? वन ऑफ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द पीरियोडिक टेबल, +7 तक जा रहा है मैंगनीज। ठीक है, अगेन ध्यान से कान के अंदर रख लो इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हारा उतना ज्यादा तभी रहेगा जब तुम्हारे पास क्या रहेगा? कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स रहेंगे। ठीक है, हाँ, N-1D और NS के कंपेरेबल एनर्जी लेवल्स के कारण ही क्या हुआ, तुम्हें इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिले इन द डी और डी ब्लॉक। तुम्हारा N-2F, N-1D और NS तुम्हारा इसके सारे के सारे जो एनर्जी लेवल्स है ऑलमोस्ट कंपैरेबल होने के कारण हम क्या बोल रहे हैं, एफ ब्लॉक के पास भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है। We get to see a large number of oxidation states. आगे बढ़ते हैं। Now, all of these are metals. ये हो गया। Now, यहाँ पे, however, the most common oxidation state exhibited by the F block element is what? +3. ठीक है। Now, all the actinoids are radioactive in nature. The first 3 elements, thorium, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम आर नेचुरल। बाकी सारे के सारे 11 जो बाकी बचे जितने भी 11 के 11 एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, नाउ द लैटर आर कॉल्ड ट्रांसयूरानिक और ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स एज दे फॉलो यूरेनियम इन द पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? यूरेनियम के बाद से जितने भी हमारे एलिमेंट्स है इन दी एफ ब्लॉक, ये सभी के सभी तुम्हारे क्या है? दे आर योर ट्रांसयूरानिक एलिमेंट्स। अगला, लैंथेनॉइड्स आर आल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिकॉज दे अकर स्कैर्सली इन द अर्थ्स क्रस्ट। किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट? चाइना। चाइना के पास है भी, डिपॉजिट भी बहुत सारे हैं चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। ठीक है, अगला, एनॉमलीज एसोसिएटेड विद द एसपीडीएफ। सबसे पहला क्या है? पोजीशन ऑफ हीलियम। अगर हम लोग सभी के सभी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग डाल रहे हैं, व्हाई इज हीलियम पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक? क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर क्यों जा रहा है? व्हाई इज इट नॉट पार्ट ऑफ द एस ब्लॉक? बिकॉज तुम्हारे फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं। दैट इज द रीजन, इवन दो दे आर नॉट रिएक्टिव, उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। दैट इज द रीजन व्हाई हम लोगों ने क्या किया है, हीलियम को हमारे इसमें डाल के रखा हुआ है, नोबल गैसेस के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। ठीक है, ग्रुप 1 का भी हो सकता है, ग्रुप 17 का भी हो सकता है, बिकॉज इट शोज बोथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों होने के कारण तुम्हारा हाइड्रोजन जो है तुम्हारा इट्स स्टिल एन एनॉमलस एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इट कैन फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स जहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, या फिर इट कैन फॉर्म कैटायंस विद नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड में तुम्हारा क्या होता है? क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1। डिपेंडिंग ऑन हु इज देयर पार्टनर इज, इट कैन हैव अ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज अ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ किस तरह से हमें क्या करना है, एल्गोरिथम फॉर प्रिडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट हैव टू फिगर आउट किस जगह पे कहां पे तुम्हारा आखिरी इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। स्टेप्स को एक और बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इफ इट इज नॉट गिवन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इट शुड बी वेरी मच, इट शुड कम इजी टू यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में बोल रहा हूं, तुम्हारे एटलीस्ट 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बोलेंगे तुमसे, ठीक है। इसके लिए तुम्हें ऑलमोस्ट रैंडमली कोई भी एलिमेंट को चुनो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सीखो, ठीक है। अगला, फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द बैलेंस शेल, इट शोज द कौन से रो में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता होगा तो पता चल जाएगा कि रो नंबर कौन सा है, ठीक है। रो ना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो। नाउ प्रेडिक्ट द ऑर्बिटल व्हिच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या वो s को मिल रहा है, p को मिल रहा है, d को मिल रहा है या कि f को मिल रहा है, उसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, s p d f पे तुम अपना अरेंजमेंट रख सकते हो। और फाइनली if the element belongs to the s block, its group number is equal to number of valence electrons। अगर वो p ब्लॉक को बिलोंग करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के लिए क्या होता है तुम्हारे पास 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 10 प्लस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के लिए निकल के आता है। नहीं समझ में, समझ में? 17 कैसे होता है तुम्हारा, तुम्हारे जो बेसिकली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे हैलोजेंस के पास, 7 होते हैं। 7 प्लस 10 17, है ना। 7 प्लस 17, बीच में जो 10 है तुम्हारे पास, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका 10 को तुम्हें काउंट करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ग्रुप पता चलेगा कौन सा है, ठीक है। समझ में आ गया? P अगर तुम्हारा आखिरी है तो तुम्हें 10 ऐड करना पड़ेगा, S अगर तुम्हारा आखिरी है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू द D ब्लॉक देन द ग्रुप नंबर n-1 इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1 D सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द NS सबशेल। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर निकालना है ग्रुप 7 का, 7 का क्या करोगे, 7 निकल के कैसे आता है, ग्रुप 7 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द S प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द D, तो 4s2 3d5 मैंगनीज तुम्हारा 7वां ग्रुप निकल के आता है, मैंगनीज, ठीक है। ग्रुप नंबर देखो तुमने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके तुमने कौन सा रो है कौन सा पीरियड है तुमने देख लिया। अब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिगर आउट कौन से ग्रुप में वो लाई करता है, विच ग्रुप डज इट लाई इन। तो ये जो है, ये एक्टिविटी करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस तुम्हारे D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को ऐड कर देंगे, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट द ग्रुप नंबर। स्कैंडियम, स्कैंडियम क्या हो जाएगा, 4s2 3d1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, थर्ड ग्रुप। आयरन 4s2 3d6, मैंगनीज आयरन 3d6 होता है, 6 प्लस 2 ग्रुप नंबर 8। समझ में आ गया कैसे करना है, हाँ ठीक है। क्रोमियम तुम्हारा क्या बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया बोला है, प्लीज तुम्हारा 21 से लेके 30 तक का भी याद रखना, शक्ति वी करो मन फेको नीकूजिन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, याद रख लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। How would you justify the presence of 18 elements in the fifth period of the periodic table? Very easy. 18 elements कहां से निकल के आ रहे हैं तुम्हारे पास, 2 elements from the S, 10 elements from the D और 6 elements from the P, सारे के सारे मिलके क्या हो गए तुम्हारे 18 elements निकल के आ रहे हैं, है ना। तुम्हारा जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड का मतलब क्या है, फिफ्थ शेल हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास फिफ्थ शेल में इतने एलिमेंट्स तुम्हारे निकल के आ सकते हैं। सो इन्होंने क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे देखो रुक जाओ, द फिफ्थ पीरियड बिगिंस विद द फिलिंग ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5, व्हेन n इज इक्वल टू 5 l इज इक्वल टू क्या क्या हो जाता है 0 1 2 3, बट अकॉर्डिंग टू द ऑफबो प्रिंसिपल तुम्हारे फिफ्थ पीरियड के अंदर f अभी तक नहीं भरेगा, सिर्फ सिक्स्थ और सेवेंथ में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, एफ ब्लॉक देखने को मिलता है। एफ तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं उसका,
F is not part of it, right? नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ कि ना? नहीं, ओके। सो समझने की कोशिश करो फिर से। तुम्हारे पास क्या है? पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18, पांचवें में 18, सिक्स और सेवेंथ में तुम्हारे 32 है, क्योंकि लास्ट दो में ही ऑफबो रूल के कारण आ रहा है। ऑफबो बोल रहा है तुम 4f को इतनी जल्दी भर नहीं सकते, 4f की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हें 4f को भरना है, हो गया? ओके, सो तुम्हारा ऐसे अरेंजमेंट में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं, ठीक है? दैट इज द रीजन व्हाई तुम्हारे ग्रुप 5 में सिर्फ और सिर्फ sp_d देखने को मिल रहा है, देयरफॉर यू आर हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है? ओके, सो thus the available orbitals are 5f, 4d and 5p, 5f, 4d और 5p है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे भर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। स्पर्श एक और बार, वंस मोर, हाँ वंस मोर, एक और बार उसको कराना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। राइट डाउन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काली मेटल्स, हाउ विल यू जस्टिफाई देयर प्लेसमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अल्काली मेटल्स को हम लोग ग्रुप 1 में क्यों डालते हैं? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और वहां पे दिखाओ कि हमारा जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मेरा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इन सब के ऊपर s के अंदर ही जाके घुस रहा है ना? 7s1 इन सब के अंदर, s के अंदर ही मेरा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जाके घुस रहा है, तो क्या करेगा? My electron basically all of them will have to belong to the same group, इसीलिए हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? We call them alkali metals, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? सो प्लीज कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखो। नोबल गैसेस जो भी है तुम्हारा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का क्या हो जाएगा? हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का क्या होता है? 36, जेनन का 56, रेडन का 86, ऐसे याद रखना, ठीक है? उसके बाद ही तुम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। So, hence the placement of all the elements of group 1 of the periodic table, because of the similarity in the electronic configuration and properties, thus it is also evident that the physical and chemical properties of elements depends on their atomic number and not their atomic mass। तुम्हारा जो मंडे का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? डोंट राइट शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? पहले एग्जाम में ही टीचर को बता दो कि तुम डिटेल से लिखते हो आंसर्स को, समझ में आ गया? हाँ, अगर 1-2 नंबर का भी हो, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन डाल दो, टू द पॉइंट आंसर मत किया करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। The elements Z is equal to 117 and 120 have not been discovered yet. In which family/group would you place these elements and also give the electronic configuration? ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे Z is equal to 117 को कैसे लिख सकते हो तुम? रेडियम, ठीक है, हीलियम, रेडॉन, रेडॉन हो गया तुम्हारे पास 5f14, 6d10, 7s2 एंड 7p5। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके गिरा? तुम्हारे p पे जाके गिरा, ठीक है? अगर p पे जाके गिर रहा है, यू आर गेटिंग द p ब्लॉक, p ब्लॉक मिल जाएगा। अब यहाँ पे p5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? p5 का मतलब है तुम्हारा, p का 5 का मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा ग्रुप निकल के आएगा तुम्हारा? हाँ, 12 प्लस 5 होता है ना 17, खत्म। 12 प्लस 5 विल बी द 17th ग्रुप। अब 17 तुम्हारा अगर ये है, तो 18 क्या हो जाएगा? नोबल गैस। 19 क्या हो जाएगा? अल्काली मेटल। 20 क्या हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ। खत्म, ठीक है? सो तुम्हारे ग्रुप समझ में आ गया कैसे लिखना है? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, चलो। राइट द नेम एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। द थर्ड अल्काली मेटल, थर्ड अल्काली मेटल क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। द फोर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल,
बेटा, मांगे, कार, सैंट्रो, स्ट्रॉन्सियम, ठीक है। हाँ, द सिक्स एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। द सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, तुम्हारा नहीं, ये भी नहीं पता। द फिफ्थ नोबल गैस, मेरे को क्या बोलते हैं, सिर्फ पहले रो तक ही पता है, सेकेंड और थर्ड रो अभी भी रटना बाकी है तुम्हारा। द फिफ्थ नोबल गैस तो हमें पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन। हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, जेनन हो जाएगा तुम्हारा ये फिफ्थ नोबल गैस। Write the electronic configuration of the elements given below. Atomic number 11, atomic number 27, atomic number 54 and atomic number 58. मैं सिर्फ 11 का दिखाता हूं, ठीक है। 11 के लिए क्या करोगे, तुम्हारा नियॉन 10, फिर उसके बाद 3s1 खत्म। तुम्हारा 27 के लिए क्या लिखोगे, 27 आर्गन 18, 4s2, 28 तक पहुंच गए, 3d7, बस खत्म, ठीक है। बाकी दोनों का तुम लोग कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये पूरा का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट द होल थिंग, यू कैन जस्ट राइट आर्गन 18, तो यहां पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हो। नाउ, metals, nonmetals and metalloids. In addition to the SPDF classifications, metals can be classified into metals, sorry, elements can be classified into metals, nonmetals and metalloids. So the metals जो है तुम्हारा पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो ऑलमोस्ट भरा पड़ा हुआ है, 80%, 78 to be precise, 80% of the periodic table is being taken up by the metals, ठीक है। They are generally solid at room temperature with an exception of mercury. Mercury तुम्हारा liquid होता है at room temperature. They have very high melting and boiling points. Exception, यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, you have to remember all the exceptions, ठीक है। They have very high melting and boiling point except कौन, cesium and gallium. They have क्या बोलते हैं अगला, they are good conductors of heat and electricity except, क्लास 10th याद है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कौन तुम्हारा अच्छा नहीं था, मर्क्यूरी एंड लेड। मर्क्यूरी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड इज आल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मर्क्यूरी एंड लेड दोनों के दोनों हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। दे आर मैलिबल एंड डक्टाइल, मैलिबल मतलब चपटा करना, डक्टाइल मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग्स में बनाना। दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज। नॉन मेटल्स का क्या होता है, नॉन मेटल्स का इन सबसे उल्टा होता है, ठीक है। दे कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में कौन कौन है तुम्हारे, हाँ, गैसेस बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। लिक्विड में सिर्फ एक ही लिक्विड है, कौन, ब्रोमीन। सॉलिड में कौन है, सॉलिड में भी आई थिंक बहुत सारे हैं, कार्बन हो गया तुम्हारा, सल्फर हो गया, है ना, कार्बन इज ऑल्सो सॉलिड, सल्फर इज ऑल्सो सॉलिड, ठीक है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट दैट हाई, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। Okay, now they are bad conductors of heat except diamond and electricity except graphite. तो आगे बढ़ते हैं। So they are generally brittle and neither malleable nor ductile. बहुत ज्यादा except तुम्हारा, हाँ वो लस्ट्रस होता है। इवन हम लोग कार्बन, वो ग्राफाइट को भी तो लस्ट्रस बोल सकते हैं, हाँ चमकता है ना वो ग्राफाइट। डल, मेरे को क्या बोलते हैं, हमें चमकीला लगता है क्योंकि उसके ऊपर जो हाँ ग्राफाइट का होता है। नाउ अगला क्या है तुम्हारे पास, मेटलॉइड्स। These are very few in numbers and exhibit and are present in between the metals and the non-metals. एक बाउंड्री की तरह होते हैं तुम्हारे। They exhibit the properties of both metals and non-metals. So silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, etc. In the periodic table, these elements form a zigzag line and separate metals from non-metals. ठीक है। Consider the atomic number and the position of the periodic table. Arrange the following elements in the increasing order of metallic character. Metallic character के increasing order में तुम्हें डालना है सिलिकन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस। इन सबके अंदर सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर इन सब में किसका होगा, यहां पे लिखा हुआ है देखो, सिलिकन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। हाँ, मैग्नीज जो तुम्हारा यहाँ पे सोडियम होगा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उसका कम होगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद तुम्हारा सिलिकन, फिर उसके बाद तुम्हारा
फॉस्फोरस। इस तरह से जिगजैग पैटर्न तुम्हारा निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये सबसे आसान टॉपिक है तुम्हारा, 4 भागों में बटा है ना ये। इसके बाद एक और टॉपिक भी बचा है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बचा हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, देखिए एक सेकंड रुको, जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। There are many observable patterns in the physical and chemical properties of elements as we have discussed in the group or move across a period in the period table. Here we will discuss the periodic trends in physical properties like atomic and ionic radii, the ionization enthalpy, the electron gain enthalpy, the electronegativity and the electropositivity, as well as chemical properties like valency, nature of oxides, etc. ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है पता है तुम्हारा? क्लास 10th मेटल्स और नॉन मेटल्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, याद है? वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट लग रहा है फिर से। Okay, atomic radius. The atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus to the outermost shell consisting of electrons. The determination of the exact radius of an atom is not possible. क्यों? क्योंकि बहुत बहुत छोटा होता है तुम्हारा. Since the electron cloud surrounding the atom has no sharp boundaries, thus the atomic radii is generally estimated by knowing the distance between the atoms in the combined state. Depending upon the nature of the combining atoms, atomic radius can be of the following types. किस किस तरह के होते हैं तुम्हारे? You have the covalent radii. If the combining atoms are non-metals except noble gases, the radii is called the covalent radii. That is, दो atoms के बीच में अगर एक बॉन्ड बन रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो तुम्हारा जो एटम के बीच का जो रेडियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होता है? इट इज 1/2 दो न्यूक्लियस के बीच का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हमें फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट नो हाउ बिग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज, मगर हमें इतना पता है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस जो है कहां पे है। तो दोनों अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको हम लोग आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट टू सी व्हाट इज नोन एज द कोवेलेंट रेडियस। फॉर अ होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर क्या होता है? What is homo? Homo or hetero? जैसे फॉर एग्जाम्पल O2, N2, H2, Cl2, they are all homonucleus, right? Homonuclear radius. For a homonuclear diatomic molecule, the atomic radius is given as what? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया? क्योंकि बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा कर देंगे, वी विल गेट द अप्रोक्सीमेट रेडियाई आल्सो, रेडियस भी हमें मिल जाएगा। फॉर अ हेटेरोन्यूक्लियर, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज गिवन एज क्या? द रेडियस ऑफ तुम्हारा A to B इज इक्वल टू R रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हर एक तो तुम्हारा होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल तो बनाएगा नहीं, तो क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आ सकता है? क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट वाज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज ब्ला ब्ला ब्ला, इतना है। ठीक है, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज दिस मच, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज दिस मच। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले हाइड्रोजन का रेडियस निकालोगे बाय हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आधा करके। हाइड्रोजन का रेडियस मिल गया तुम्हें, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे रखा हुआ है, क्लोरीन का रेडियस निकाल सकते हो। हाँ, तो एक अननोन क्वांटिटी है, तो यहां पे देखो, सी दे विल गिव यू तुम्हारा रेडियस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, H और Cl के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे देंगे तुम्हें H और H, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दो हाइड्रोजन एटम दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, सो R दो हाइड्रोजन एटम के बीच का डिस्टेंस है, उसको जब हम लोग आधा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन का रेडियस मिल जाएगा। और हमें यह भी पता है कि R ऑफ ए बी इज इक्वल टू R ऑफ ए प्लस R ऑफ बी होता है। R ऑफ ए निकल गया, ये पता था,
ये निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, है ना, सिंपली आगे पीछे करेंगे तो निकल जाएगा हमारा। नाउ मेटालिक रेडियस क्या होता है? In case of metals, the atomic radii is called the metallic radius and it is defined as 1/2 of the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal. In metallic lattice, the electrons are mobile and hence only weakly attracted by the kernels. But in a covalent molecule, the electrons are strongly attracted by the nuclei of the combining atoms. ठीक है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव होता है, whereas inside a molecule तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are held very tightly by their nuclei, their respective nuclei, बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांगली उनको पकड़ के रखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण they basically are not able to move, they are not able to conduct electricity. Now तीसरा वैंडरवाल्स रेडियस क्या होता है? इन सब में तुम्हारा वैंडरवाल्स रेडियस जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ नोबल गैसेस the atomic radius is also known as the van der Waals radius, which is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of two identical non-bounded isolated atoms. ये van der Waals radius हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, स्पेशली अवर नोबल गैसेस। तो दो नोबल गैसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कंसिडर होता है? हमारा वैन डर वाल्स डिस्टेंस, और उसको अगर हम लोग आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वैन डर वाल्स रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। सो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई का आधा। मेटालिक रेडियस क्या होता है? दो मेटल्स के डिस्टेंस के बीच का बाय आधा। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है? द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो अलग अलग एटम्स के, दो अलग अलग न्यूक्लियसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर? नहीं, गलत गलत। इंटर, इंटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है इंटर न्यूक्लियर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है इंट्रा, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये जो है, ये जो डिस्टेंस है इट इज इंटर न्यूक्लियर, ये जो डिस्टेंस है ये है इंट्रा न्यूक्लियर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा इंटर, समझ में आ गया दोनों के बीच में? ऐसे वैसे कुछ भी लिख के मत आ जाना, ठीक है। So, since the van der Waals forces are very weak and hence the internuclear distances between the atoms held by the van der Waals forces is much larger as compared to that between the covalently bonded तुम्हारे ये। So, van der Waals forces जो होते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं। इनका काम क्या होता है? स्लाइटली पकड़ के रखना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को स्लाइटली दूर दूर जाने से पकड़ के रखने का काम होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस का। कोवेलेंट फोर्सेस का काम क्या होता है? तुम्हारे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, बिल्कुल ओवरलैप करके बनाने के लिए जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है इट इज नोन एज अ कोवेलेंट फोर्स, ठीक है। बिल्कुल शेयरिंग और ओवरलैपिंग के कारण क्रिएट होता है। Hence, van der Waals radius is much larger than the covalent radius. In other words, we can say that the radius of noble gases is the largest. ठीक है, क्यों largest है? They are isolated. वो किसी के साथ तुम्हारे molecules या फिर bond नहीं बनाते. Therefore, they do not have a covalent radius. They do not have a metallic radius. All they have is the van der Waals radius. ठीक है, और वैन डर वाल्स रेडियस होने के कारण हम लोग बोलते हैं कि नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट रेडियाई इन द होल पीरियोडिक टेबल। ये एक तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाई डू नोबल गैसेस इवन दो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन दो व्हेन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द एटॉमिक रेडियाई यूजुअली डिक्रीजेस, बट स्टिल व्हाई इज द नोबल गैसेस हैव the highest radii? highest radius क्यों होता है? because हम लोग उनका covalent radii चेक नहीं कर रहे, we are directly calculating their van der Waals radius, और van der Waals radius सबसे ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या बोलते हैं उसे? we call it we say that noble gases have the highest radii in the whole period. एक पूरे के पूरे complete period में सबसे ज्यादा radius उनका होता है,
समझ में आ गया? The van der Waals radius is also called the non-bonded radius as its radius is of non-bonded atoms or molecules. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एटम्स के लिए नहीं होता है। एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? या फिर सोच के देखो तुम लोग, ठीक है? हाँ, ऑक्सीजन व्हाई डज इट जस्ट नॉट स्प्रेड अवे? हमारे पूरे के पूरे इस एटमॉस्फेयर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? ठीक है, बिकॉज एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है। इट्स लाइक वी कैन से दैट इस धरती में जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, सबके बीच में एक छोटा सा इनविजिबल कनेक्शन है। Literally every single oxygen molecule is attached to every other oxygen molecule via the van der Waal bond. ऐसे टक 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 करके तुम्हारा पूरा का पूरा कनेक्शन बैठा हुआ है। You could say that, बोल सकते हो तुम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनिंग, हाँ, मेटालिक नहीं है तुम्हारा। सॉलिड्स में तुम्हारा अलग से ही शेप आता है। तुम्हारे बेसिकली वो बॉडी सेंट्रिक, फेस सेंट्रिक, तुम्हारे ये सब कुछ इस सिलेबस में ही नहीं है। वो पूरा का पूरा तुम्हारा कट चुका है। मेटालिक रेडियस के बारे में तो ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। कोवेलेंट सबसे छोटा होता है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, वैन डर वाल्स रेडियस इज द लार्जेस्ट। नोट में देखो, सबसे ऊपर नोट में, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई इज द वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस, फिर सबसे छोटा तुम्हारा कोवेलेंट रेडियाई होता है। सबसे छोटा इज द कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि लिटरली दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप अभी हम लोग उसी चैप्टर को 4th चैप्टर में देखने वाले हैं। देयर इज फिजिकल ओवरलैप टेकिंग प्लेस बिटवीन टू ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? तो एक काम करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। कल की क्लास में मोस्टली लाइक 2 घंटे लगेंगे इसको खत्म करने के लिए, ठीक है? हाँ, तो ये हमारा पीरियड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पहला रिवीजन वीडियो है, ठीक है? बहुत जल्दी जल्दी मैं इसमें बता रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसके फुल लेंथ वीडियोस बना के रखे हुए हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।